हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्टफ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हिस्ट्री चैप्टर 3 और उसका पार्ट 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पे साइड में आई बटन में आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई 19th सेंचुरी में, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पूरा ग्लोबलाइजेशन का आज प्रोसेस चल रहा है, इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब ये पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं। देखो ना यार, टेक्नोलॉजी का रोल तो है ही ना। ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है। क्या बात, फेसबुक का रोल नहीं है क्या इसमें? है ना, बिल्कुल है। गूगल का रोल है इसमें। फेसबुक पे कितने सारे लोग हैं, हम सारी कंट्री के लोग वहां पे कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की एडवर्टीजमेंट करते हैं, शेयर करते हैं चीजें, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है ना। हमें बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री में जो लोग हैं, उनके एक्टर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनका म्यूजिक है, उसके बारे में कहां से पता चलता है? हमें टेक्नोलॉजी से पता चलता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन होता? होता, लेकिन इतनी फास्ट नहीं होता, है ना। तो भाई रोल तो है ही टेक्नोलॉजी का। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? ये सब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इस सब में टेक्नोलॉजी का रोल है। देखो कैसे है। रेलवे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, स्टीम शिप्स बड़ी बड़ी, टेलीग्राफ, टेलीफोन तो नहीं होता था, टेलीग्राफ होता था, लाइंस होती थी, उसके थ्रू आप मैसेज टाइप करके भेज सकते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century। भाई 19th century को आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतने बड़े बड़े चेंजेस, अगर ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी चीज को आप समझना चाहो अच्छे से, तो आप ये तीन फैक्टर उसके बारे में जरूर देखोगे। सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत जरूरी है भाई। तो जैसे कि ये कहावत भी है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भाई इन्वेंशन क्यों होगी? जब उसकी जरूरत होगी, जब नेसेसिटी होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इनकी जरूरत थी। लार्जर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, बहुत बड़े फैक्टर्स थे। उसके कारण ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ा। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजीज पहले डेवलप हुई, उसके कारण भी चेंजेस आए, लेकिन पहले चेंजेस थे सोसाइटी में, उसके कारण भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का। कॉलोनाइजेशन मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जाके अटैक करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और वहां से रॉ मटेरियल्स अपनी कंट्री में सेंड करेगी और अपनी कंट्री को डेवलप करेगी। इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट। कॉलोनाइजेशन ने भी नई इन्वेस्टमेंट्स, नई इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट में शुरू करवाई। कैसे? जैसे कि दूसरी कंट्री से अगर आपको रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचाना है, अपनी कंट्री तक पहुंचाना है, तो आप रेलवे से कनेक्ट करोगे, जैसे इंडिया में हुआ है ना। लाइटर वैगन्स, नई नई कारें बनाओगे, अच्छे से डेवलप करोगे इंडस्ट्री को, शिप्स बनाओगे बड़ी बड़ी, ताकि आप चीपली, सस्ते में और क्विकली फार अवे फार्म से फाइनल मार्केट्स तक प्रोडक्ट पहुंचा सको। सस्ते में आप पहुंचा सकते हो ना, और बहुत फास्ट पहुंचा सकते हो अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब मुझे यार यहां से मेरे को मंगवाना है अमेरिका से कुछ, तो अगर एयरप्लेन नहीं होता तो क्या मैं बहुत जल्दी सामान मंगवा सकता? नहीं मंगवा पाता ना, बिल्कुल फ्रेश नहीं आता प्रोडक्ट, बहुत आराम से नहीं आ सकता था। अब ये टेक्नोलॉजीज के कारण बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। एक ये पिक्चर आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो। भाई कैटल शो है, बहुत बड़ा एक मेला टाइप लगा हुआ, पशु मेला। इसमें क्या है, लोग अपने कैटल लेके आएंगे, कुछ लोग बेचने के लिए लेके आएंगे, कुछ लोग खरीदने के लिए लेके आएंगे। यहाँ पे क्या होता था, लोग कैटल का ट्रेड करते थे, है ना। खरीदते थे लोग, फार्मर्स जो भी फार्मर्स अपने गाय भैंसे वगैरह पालते हैं, तो वो लोग बेचने आएंगे अपने एनिमल्स को। किसी के एनिमल्स बूढ़े हो गए हैं, अब वो दूध नहीं देते, तो क्या करेंगे, मीट बनाने के लिए अपने एनिमल्स बेचने आ जाएंगे। तो ये सब चीजें चलती थी। मीट मार्केट, बहुत बड़ा मीट मार्केट है ये भी चलता होता था। देखो पहले क्या होगा, अपनी कंट्री में ही, यूरोप में तुम लोग मीट वगैरह प्रोसेस करोगे, है ना, और उसको फिर तुम खाओगे, तो कॉस्टली पड़ता था, सब लोग मीट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब देखो क्या होगा, द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड प्रोसेस। दुनिया कैसे कनेक्ट हो रही है? हमने पहले लिया फूड ग्रेन्स का एग्जांपल, फिर हमने लिया कॉटन का एग्जांपल, अब हम जरा ट्रेड इन मीट का एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखो टिल द 1870s, 1870 तक क्या होता था, एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। यूरोप के लोग मीट खाएंगे भाई, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एनिमल्स, गाय भैंसे, यही सब खाते थे वो लोग। तो जब ये सब उनको खाना है तो वो कहां से आएगा? वो एग्रीकल्चर, हमने देखा ना कि ज्यादातर अब एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज कहां पे प्रैक्टिस होने लगी हैं, अमेरिका वगैरह, आपकी दूसरी कंट्रीज में प्रैक्टिस होने लगी है, रशिया वगैरह। अब क्योंकि वहां पे ये चीजें प्रैक्टिस होने लगी हैं, क्यों होने लगी हैं? क्योंकि अपनी कंट्री में आपकी इंडस्ट्रीज है। तो मान लो अमेरिका से आपको मीट लेके आना है, तो अगर आप इतनी दूर से मीट लेके आओगे, तो जब तक मीट बना के आपके तक पहुंचाएंगे, वो मीट सड़ चुका होगा, खराब हो चुका होगा। तो आपको अगर फ्रेश मीट मिले तो उसके लिए क्या होगा, अमेरिका से बड़ी बड़ी शिप्स में एनिमल्स को चढ़ाया जाएगा और वहां से एनिमल्स को लाइव, जिंदा ही शिप किया जाएगा। यूरोप में फिर ये एनिमल्स पहुंचेंगे एंड देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव देयर।
यूरोप में जब एनिमल्स पहुंचेंगे तो वहां पे उनको काटा जाएगा, मीट बनाया जाएगा और फिर यूरोप के मार्केट में लोगों को बेचा जाएगा। लेकिन ये क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था प्रोसेस। महंगा कैसे पड़ेगा भाई, एक तो आप शिप करोगे एनिमल्स को, पूरे एनिमल्स को आप शिप में लेके आओगे तो एनिमल्स बहुत ज्यादा जगह भी घेरेंगे, है ना। और क्या होता था, कुछ एनिमल्स रास्ते में मर भी जाते थे तो ट्रेडर को नुकसान हो जाता था, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ का वेट कम हो जाता था, या फिर कुछ लोग अनफिट हो जाते थे कुछ एनिमल्स खाने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करोगे तो क्या होगा, तुम्हें ट्रेड में घाटा होगा। और तुम्हें, क्योंकि जिंदा एनिमल्स को अमेरिका से जब तक आप यूरोप तक लेके आ रहे हो, उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करनी है, तो उनपे खर्चा भी हो रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एनिमल्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मीट महंगा हो जाएगा। मीट वॉज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी। उस टाइम पे भाई मीट एक एक्सपेंसिव लग्जरी होता था, बड़ी महंगी चीज होती थी भाई। हर कोई बंदा नहीं खा सकता था, यूरोपियन पुअर लोग नहीं खा पाते थे मीट। आपको याद है वो आलू की कहानी, यूरोप के जो पुअर लोग होते थे वो आलू खाते थे। क्यों आलू भाई, गरीब लोग खाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लोग मीट अफोर्ड नहीं कर सकते, मीट एक्सपेंसिव है ना। अब आपको समझ में आया कि वो आलू पे कितना डिपेंड करते थे, है ना, क्योंकि वो मीट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जब मीट इतना महंगा होगा, हाई प्राइसेस इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन। अब जब चीजें महंगी होंगी तो कम लोग खरीदेंगे या ज्यादा लोग खरीदेंगे। जब कोई चीज महंगी होगी तो कम लोग खरीदेंगे ना। और अगर कम लोग खरीद रहे हैं किसी चीज को तो फैक्ट्री वाले भी कम चीजें बनाएंगे, वो प्रोड्यूस भी कम करेंगे, प्रोडक्शन भी कम करेंगे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अब जब नई टेक्नोलॉजी आई वो कहती है रेफ्रिजरेटेड शिप्स, शिप्स में ही रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, विच इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या होगा, अब खाना सस्ता पड़ेगा। अब क्या एनिमल्स को इतनी दूर से जिंदा लाने की, बीच में उनको मेंटेन करने की जरूरत है नहीं है। अब तुम क्या करोगे, अमेरिका में ही एनिमल्स काटे जाएंगे, है ना। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में वहीं पे काटे जाएंगे, उनका मीट बनाया जाएगा और फिर उस मीट को स्टोर करके तुम सीधे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से सीधे ब्रिटेन, यूरोप ले आओगे, फ्रोजन मीट लेके आओगे। अब वो क्या पड़ेगा, अब वो सस्ता पड़ेगा। हाँ जी, अब वो सस्ता पड़ेगा। अब जब मीट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही प्रोसेस करके तुम ला रहे हो, अब ज्यादा से ज्यादा पुअर जो होंगे यूरोप के, वो भी मीट अफोर्ड कर पाएंगे। अब भाई सेल लगी होती है तो ज्यादा लोग खरीदते नहीं खरीदते सस्ते सामान को। अब क्या होगा, अब जब मीट सस्ता हो गया है, अब यूरोप के पुअर लोग भी मीट खाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब उनकी, अब देखो पहले उनकी क्या डाइट होती थी, ब्रेड होते थे, पोटैटो होते थे, ब्रेड मतलब रोटी और पोटैटो, यही सब सस्ती चीजें वो खाते थे बेचारे। अब क्या है, अब वो अपनी डाइट में मीट ऐड कर सकते हैं क्योंकि सस्ता हो गया, मक्खन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ये चीजें सस्ती होगी, अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं। भाई तुम्हारी डाइट अच्छी हो गई, डाइट इंप्रूव हो गई तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम क्या करोगे, बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी, तो तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, सोशल पीस भी इंक्रीज होगा। भाई सोसाइटी में लोग शांति से रहेंगे, अब वो लड़ेंगे नहीं छोटी छोटी चीजों के लिए। ए भाई आलू के रेट बढ़ गए, रो रहे हो तुम, लड़ाई कर रहे हो, है ना। फ्रांस में याद है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ब्रेड के पीछे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी, है ना। ब्रेड के रेट बढ़ गए तो अब क्या वो दिक्कतें आएंगी, अब वो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों, तुम अच्छा खाना खा रहे हो और सस्ता खाना खा रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब तुम सस्ता खाना करोगे, खाओगे और दूसरी कंट्रीज में आपको सस्ता खाना प्रोड्यूस करना है, तो क्या तुम इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करोगे, ऑब्वियसली तुम करोगे। इंपीरियलिज्म का मतलब है भाई दूसरी कंट्रीज में जाओ, दूसरी कंट्रीज पे अटैक करो, उनको अपनी कॉलोनी बनाओ और फिर वहां से लोगों से जबरदस्ती काम करवाओ, सस्ते प्रोडक्ट बनवाओ और फिर अपनी कंट्री को सस्ते में प्रोवाइड करवाओ। जब हमारी कंट्री के लोगों को सस्ते में पड़ रहा है, फिर दूसरी कंट्री वालों को चाहे नुकसान हो रहा है उनका बेचारों का, हमें क्या अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, हमें तो अच्छा ही लगेगा ना। क्यों, क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है, समझ रहे हो। जब तक हमारा फायदा हो रहा है हम बोलेंगे भाई दूसरों के साथ जो मर्जी हो रहा है होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ही वो चीजें होंगी जिसके कारण ब्रिटेन, यूरोप के लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री में, जब इंपीरियलिज्म होगा, कॉलोनाइजेशन आएगी, दूसरी कंट्री के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनको स्लेव बनाया जाएगा, तो वो लोग बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, वो लोग करेंगे हाँ ठीक है जो हो रहा है हमारा फायदा हो रहा है ना, तो ठीक है, बुरा हो रहा है किसी के साथ तो ठीक है। और याद रखना ये वही कंट्रीज हैं जो बात करती थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब मत भूलना कभी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अब देखो लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन, 19th सेंचुरी में जाके फिर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेड फ्लरिश्ड, व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है, मार्केट्स एक्सपेंड हो रहे हैं। बट दिस वाज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपेंसिव एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, भाई तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पिक्चर को मत देखो, देयर इज अ डार्कर साइड आल्सो, भाई एक छुपी हुई एक डार्क साइड भी है। अपनी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूं, पहले इसको पॉइंट को समझते हैं। देखो इनकी कंट्री में क्या हो रहा है, ब्रिटेन, यूरोप की हम बात कर रहे हैं स्पेशली इस चैप्टर में।
तो यूरोप के लोगों की तो प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है ना जी, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो रही है, बड़े शान से रह रहे हैं वो लोग, है ना, अच्छी डाइट लेने लग गए हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके मजे की कीमत भर रहा है। और वो लोग कौन भरेंगे? अफ्रीका के लोग। वो लोग कौन कीमत भरेंगे? अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग, एशिया के लोग, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के लोग, जो लोकल लोग हैं वहां के रहने वाले, उनकी बेचारों की फ्रीडम जाएगी। उनको तुम एक्सप्लॉइट करोगे, तुम उनसे सस्ते में काम करवाओगे, है ना। उनकी बेचारों की जो वो काम करते थे वो सारे काम उनको छोड़ने पड़ेंगे, और तुम्हारी अपनी कंट्री में जो फैक्ट्रीज हैं, अपनी कंट्री में लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट करवाने के बनाने के चक्कर में ये कंट्री वाले बेचारे सफर करेंगे। अब देखना क्या होता है। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into world economy. अमेरिका के साथ क्या हुआ? अमेरिका में गए, वहां पे तुमने क्या किया? आपके इकोलॉजिकल चेंजेस आए, वहां पे क्या किया तुमने? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके तुम लोगों ने वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया तुमने? इकोलॉजिकल चेंजेस आए, वहां के एनिमल्स को तुमने मार के काट के अपनी कंट्री वालों को खिलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या चेंजेस आएंगे? आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। पेनफुल चेंजेस हैं या नहीं है? ये ऑब्वियसली चेंजेस है। इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, दूसरी कंट्री के रॉ मटेरियल्स तुम वहां से एक्सप्लॉइट करके अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्रीज पुअर हो रही है कि नहीं हो रही है? उनके तुम रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो, हाँ जी वो पुअर हो रही है। सोशल चेंजेस आ रहा है, अपनी कंट्री के लोगों को प्रोडक्ट सस्ते में मिले, इसलिए तुम लोग स्लेव्स बना रहे हो, दूसरी कंट्री के लोगों को फ्री में काम करवा रहे हो, सस्ते में काम करवा रहे हो, एक्सप्लॉइट करवा रहे हो। अब आप आज भी अगर आप अफ्रीका के मैप को देखते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका का जो रियल मैप है, वहां पे आपको सारी कंट्रीज जो है वो ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिवाइडेड मिलेंगी, जैसे कि स्केल से मैप पे किसी ने डिवाइड करा हो इन कंट्रीज को। और सच बात यही है, ऐसे ही डिवाइड की जाएंगी ये कंट्रीज। अब देखो ना, यहाँ पे इजिप्ट की बाउंड्री दिख रही है किसी को? अगर आपको दिख रही है तो ये देखो, ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है इन कंट्रीज को, है ना, टेरिटरीज को डिवाइड किया हुआ है। देखो, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर रन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर्स होंगे। क्या नेचुरल बॉर्डर स्ट्रेट होते हैं? नहीं होते जी। वेल, इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स डिमार्केटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। भाई, जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या किया? दूसरी कंट्रीज में गए और वहां की टेरिटरीज लोकल लोगों से छीन ली और उनको आपस में डिवाइड कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूरोप की छोटी से छोटी कंट्री ने भी यहाँ पे आके धूम मचा दिया, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। बेल्जियम देखो, अपने आप में बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन बेल्जियम ने देखो कितना बड़ा एरिया कैप्चर कर रखा है यहाँ पे आके। ये देखो, दूसरी कंट्री का इतना बड़ा एरिया छीन लिया उनसे। ब्रिटिश लोगों ने कितना सब कुछ किया हुआ। ये येलो जितना भी रीजन आपको नजर आ रहा है, ये सारा ब्रिटिश के अंडर है ना, ये वाला रीजन सारा का सारा। तो ये ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ। फ्रेंच ने ये सारा, ये जितना रीजन है फ्रेंच ने कंट्रोल किया हुआ। जर्मनी ने भी रीजन कंट्रोल किया हुआ, ये जर्मनी का कंट्रोल किया हुआ रीजन है, ये सारा जर्मनी ने कंट्रोल किया हुआ। इटली, एक पोर्टुगल नाम की कंट्री है भाई, बहुत छोटी सी कंट्री है, उन्होंने भी आके यहाँ पे देखो कितना सारा एरिया कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हो, है ना, देख रहे हो, पोर्टुगल ने भी कितना सारा एरिया कैप्चर कर लिया। तो आप ये देखो कि यूरोपियंस ने कैसे दूसरी कंट्रीज में जाके वहां के एरिया को कैप्चर किया और वहां का रॉ मटेरियल चुरा के अपनी कंट्री को डेवलप किया। In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. 1885 में एक मीटिंग होगी बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और वहां पे बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये आपस में मिलेंगे और ये आपस में ये जो अफ्रीका है इसकी कंट्रीज को, इसकी टेरिटरीज को आपस में डिवाइड कर लेंगे। ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, किस तरह से इन लोगों ने आपस में मिलकर डिवाइड किया। सबसे पहले कौन करते थे ये टेरिटरीज वगैरह स्नैच, है ना, दूसरी कंट्री में कॉलोनाइजेशन? ब्रिटेन एंड फ्रांस ने स्टार्ट किया। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो ना कि ये दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो साथ साथ ये याद रखना कि अपनी कंट्री में इन्होंने क्या किया था। अपनी कंट्री में इन्होंने बात की थी रिपब्लिक की, बात करते थे ये इक्वालिटी की, लिबर्टी की, है ना, आजादी की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। लेकिन दूसरी कंट्री में तुम क्या कर रहे हो? वहां पे तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये देख रहे हो, हिपोक्रेसी है, बिल्कुल खुली हुई हिपोक्रेसी है। बेल्जियम एंड जर्मनी भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी नई कॉलोनाइजेशन पावर बन जाएंगे। और ये मत सोचना आपके यूएस बहुत अच्छी कंट्री है, यूएस ने भी बहुत कुछ किया। यूएस भी कॉलोनियल पावर बन गई थी 1890s तक। उन्होंने क्या किया? स्पेन की जो टेरिटरीज थी, स्पेन की कॉलोनीज, उनसे छीननी स्टार्ट कर दी। स्पेन के साथ वॉर होगी यूएस की और वो बहुत सारी कॉलोनी स्नैच कर लेंगी। ठीक है, यहां पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देखो यहां पे बात कर रहे हैं सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली इन सेंट्रल अफ्रीका। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ब्रिटिश पर्सन होगा या कोई यूरोपियन पर्सन है। ये क्या कर रहा है? गन्स वगैरह लेके लोकल लोगों को भी अपने साथ लेके क्या कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनका कोई बंदा खो गया है यहाँ पे और उसको ढूंढने आए हैं। लिविंगस्टन नाम का कोई पर्सन है, उसको ढूंढने आए हैं, है ना। तो ये लोग, जैसे हम लोग मूवीज हमें दिखाई जाती है ना कि ये लोग बहुत अच्छे थे, इन लोगों को नई नई जगह पे घूमना और नई नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था।
और इन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत सारी की हैं, एक्सप्लोरेशंस की हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये सारी चीजों को पॉजिटिवली भी आप देखो, लेकिन साथ साथ आपको एक डार्कर साइड भी पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इतनी इनोसेंट डिस्कवरीज नहीं थी, ठीक है ना। देखो इनके पीछे क्या था, दीज एक्सप्लोरेशंस हेल्प द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका। ये जो आपने टेरिटरीज एक्सप्लोर की हैं, वहां पे आप क्या करते थे, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर नॉट ड्रिवन बाय इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, दे वर डायरेक्टली लिंक्ड टू इंपीरियल प्रोजेक्ट्स। आप यहाँ पे घूमते हो, इन कंट्रीज में सर्च कर रहे हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि साइंस के लिए आप ये चीज डिस्कवरीज कर रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो, नहीं। ये एक्चुअली यहाँ पे जाके इन कंट्रीज में इनके वीक पॉइंट्स ढूंढते थे, यहाँ पे देखते थे कि हम इन कंट्रीज से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हम यहाँ से उठा सकते हैं, इन कंट्रीज पे अटैक कैसे करेंगे, इनका सारा एरिया आपको पता होना चाहिए, सारे मैप बने होने चाहिए आपके पास, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और पहले ये इस तरह से डेटा इकट्ठा करते थे, उसके बाद जाके उन कंट्रीज पे अटैक करते थे, और फिर बहुत आसान हो जाता था उन कंट्रीज को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि आपके पास उन कंट्रीज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो आप कि ये कितना ब्रूटल प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। ये देखो पिक्चर में क्या है, ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसवाल गोल्ड माइंस। भाई ये ट्रांसवाल क्या है, प्लेस साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है ट्रांसवाल नाम का। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बाय द 1890s साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूटेड ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता था उस टाइम पे, उसका 20% ये साउथ अफ्रीका से निकलता था। ट्रांसवाल गोल्ड माइंस, अफ्रीका में गोल्ड माइंस थी, इनके रॉ मटेरियल क्या है भाई, मिनरल्स वगैरह क्या है, गोल्ड माइंस वगैरह है। तो ये जो ट्रांसवाल गोल्ड माइंस है, इसको क्रॉस करने का जो रास्ता था ये विल्गे रिवर के पास से जाता था, तो ये बिल्कुल क्विकेस्ट वे था। आप देख सकते हो इतना वे जो है, इतना खतरनाक है रास्ता, लेकिन फिर भी ये गोल्ड के लालच में कुछ भी करने को तैयार है। वहां पे डिजीज है तो नहीं, कोई बात नहीं, वहां पे इनको प्रॉब्लम आएगी तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये इतने भूखे थे ये सब रिसोर्सेज निकालने की कि ये कंट्रीज में जाके आप ये इन चीजों की भी बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। एक और चीज थी, याद है आपको जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब ये यूरोपियंस ने दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया तो उसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर, डिजीज ने भी उनकी हेल्प की। डिजीज की वजह से वहां पे क्या हुआ, लोग, वहां की पॉपुलेशन जल्दी मर गई और यूरोपियंस ने वहां पे रॉ मटेरियल्स कैप्चर कर लिए, बहुत इजीली इनको हेल्प मिली एक्चुअली डिजीज से। अब आगे एक और डिजीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिंडर पेस्ट या फिर कैटल प्लेग। अब जो डिजीज होगा ये लोगों को नहीं होगा, यहाँ पे कैटल्स को होगा, अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या नुकसान होगा वो हम आओ देख लेते हैं। इन अफ्रीका इन 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडर पेस्ट हैड अ टेरिफाइंग इंपैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड। एक नया डिजीज है 1980s में, बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता था, इसको बोलते थे रिंडर पेस्ट। ये जानवरों को होता था जी। इससे जो लोकल इकोनॉमी थी उसको बड़ा नुकसान हुआ। अब ये एग्जांपल किस तरह से है, देखो, वाइड स्प्रेड इंपीरियल यूरोपियन इंपीरियल इंपैक्ट जो कॉलोनाइज सोसाइटीज पे है, मतलब यूरोपियंस ने दूसरी कंट्रीज पे यूरोपियंस के जो एक्शंस थे उसका कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, कैसे नुकसान हुआ कॉलोनाइज सोसाइटीज का, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट इवन अ डिजीज अफेक्टिंग कैटल रीशेप्ड द लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल लेना चाहता हूं इसका, ठीक है। ये अगर आप रीड कर रहे हो चैप्टर पे, तो ये डिजीज आजकल चला हुआ है, ठीक है। ये डिजीज आजकल चला हुआ है, इससे क्या हुआ, सब लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की शॉप्स क्लोज हो गई, बहुत सारे लोग बिल्कुल बेघर हो गए, है ना। तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन क्या सब लोगों का नुकसान हुआ? ध्यान से सोचना, जब ऐसा कोई डिजीज फैलता है तो क्या हुआ, मेडिसिन की डिमांड बढ़ने लग गई, ज्यादातर लोग दवाइयां खरीदेंगे, अब हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब जो मेडिसिन की शॉप्स वाले हैं, क्या उनकी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी कमाई तो इंक्रीज हो गई ना, समझ रहे हो आप। इसी तरह जब डिजीज फैलता है तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे टाइम में भी पैसे कमाते हैं, ऐसे टाइम में उनका फायदा होता है। इसी तरह से जैसे ये करंट एग्जांपल आपके सामने, उसी तरह आप इस एग्जांपल को लो, आप देखो क्या होगा। जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, इंडिया है, यहाँ पे कोई डिजीज फैलेगा तो उससे क्या होगा, वहां के लोकल लोगों को नुकसान होगा, लेकिन यूरोपियंस को फायदा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कैटल से लोगों की लाइफ कैसे चेंज होती थी, लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे कैटल, और उससे यूरोपियंस को क्या फायदा होता है, ये फटाफट देख लेते हैं। हिस्टोरिकली अफ्रीका में क्या होता था, अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड, अफ्रीका की लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत रिलेटिवली बहुत कम पॉपुलेशन है, मतलब कम लोग हैं, लैंड ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो कि कम लोगों के लिए ज्यादा चीजें उपलब्ध हैं, ज्यादा रिसोर्सेज है उनके पास। और उनकी जो, अगर हम ये कहें कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो करेंसी किसको मानते थे, मतलब अमीर किसको मानते थे, वो प्रॉपर्टी उनकी क्या ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, लैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लस उनका लाइफ स्टॉक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइफ स्टॉक होते हैं एनिमल्स, जैसे कैटल हो गए, गायें, भैंसे, मुर्गियां, बकरियां,
ये सब चीजें लाइफ स्टॉक होती हैं, तो जो अफ्रीका के लोग हैं उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, है ना। सो ये चीजें क्या है, लोगों की लाइवलीहुड है, लोग एनिमल्स चराते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या बेचते होंगे, तो यही उनका तरीका था। अब जब तुम्हारे पास लैंड बहुत सारी है, तुम्हारे पास एनिमल्स हैं, और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कट रही है, एनिमल से तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लैंड में तुम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, तो क्या तुम वेज के लिए काम करोगे, मतलब किसी फैक्ट्री में काम करोगे कि वहां से कुछ सैलरी मिल जाए रोज के, कुछ 10 15 20 25 रुपए मिल जाए तुम्हें, क्या तुम काम करोगे? क्या नहीं करोगे ना, जब तुम्हारे पास लैंड है, लाइफ स्टॉक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है। इसी तरह अफ्रीका के लोग ना फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करते थे। अब लेकिन यूरोपियन लोग जो हैं वो इन कंट्रीज में आए हैं कि हम अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे, यहाँ पे हम प्लांटेशंस खोलेंगे ताकि वहां पे क्रॉप्स लगाई जाएंगी, वीट वगैरह, और अपनी कंट्री को हम फूड भेजेंगे, यहाँ पे हम माइनिंग करेंगे और यहाँ से गोल्ड सिल्वर डायमंड निकालेंगे, अपनी कंट्री को भेजेंगे, है ना। लेकिन ये सब निकालने के लिए पैसे तो उनके पास थे, लेकिन क्या लेबर थी? लेबर की कमी है, यहाँ के लोग तो काम ही नहीं करना चाहते। और देखो, लोगों को मजबूर करने की कोशिश करते थे लोग, ये इंप्लॉयर्स जो थे यूरोपियंस, ये अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करते थे लोगों को रिक्रूट करने की, ताकि उनको जॉब पे रख सके और उनको रिटेन कर सकें, ताकि वो उनके पास टिक जाएं, उनके पास लेबर वाला काम करने को तैयार हो जाए। उसके लिए वो लोग क्या करते थे, देखो अब जब तुम एनिमल से तुम्हें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और तुम लैंड से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम्हें मनी की जरूरत है? कैश मनी की नहीं है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले बंदे को कैश मनी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो अफ्रीकन को कैश मनी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और कैश मनी कैसे मिलेगी? जब तुम फैक्ट्रीज वगैरह में काम करोगे, जॉब करोगे, तब तुम्हें मनी मिलेगी। अब इन्होंने, यूरोपियंस ने क्या किया, इन्होंने ना हैवी टैक्सेस इंपोज करने स्टार्ट कर दिए, बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, वो भी कैश टैक्सेस। अब क्या होगा, तुम्हें कैश में टैक्स पे करने हैं तो तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। फिर वहां के लोगों को ये मजबूर करते थे कि देखो हमारी माइंस में जॉब कर लो, वहां से तुम्हें पैसे मिलेंगे, उससे तुम टैक्स पे कर सकते हो, क्योंकि टैक्स तो हम और तरीके से लेंगे नहीं, टैक्स तो तुम्हें कैश ही पे करना पड़ेगा, और कैश तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम काम करोगे। उसके अलावा इनहेरिटेंस के लॉज उन्होंने चेंज कर दिए यूरोपियंस ने। देखो इनहेरिटेंस के लॉज क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होता है जब भी, जैसे ऐसा होता है ना कि फादर की प्रॉपर्टी है तो वो उसके बाद उसके बेटे को मिलती है, सन को मिलती है ना। तो अगर मान लो कोई फादर है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लैंड है, बहुत बड़ा सा हाउस है, और उसके 4 बेटे हैं, तो क्या होगा, उसकी डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उन 4 बेटों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन अब ये यूरोपियंस आएंगे, इन्होंने अफ्रीका में आके लॉज चेंज कर दिए, इन्होंने बोला सिर्फ फैमिली का एक मेंबर ही लैंड इनहेरिट कर पाएगा। मतलब मान लो 4 बेटे हैं तो बड़े बेटे को सारी चीजें मिल जाएंगी, बाकी क्या होगा, अब बाकी लोग क्या करेंगे जब उनके पास लैंड नहीं, एनिमल्स नहीं होंगे, अब वो बेचारे लेबर मार्केट में काम करने को मजबूर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास लैंड नहीं है, घर नहीं है, तो तुम जॉब ही करोगे ना, तुम्हारे पास कुछ दुकान नहीं है तो, है ना। अब इसी तरह इन लोगों के पास एनिमल्स नहीं है, लैंड नहीं है, तो ये लोग माइन वर्कर्स की तरह काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये देखो कितने खतरनाक खतरनाक बुरे बुरे मेथड्स इन्होंने यूज किए यूरोपियंस ने, अफ्रीकन को बेचारों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिंडर पेस्ट आ गया, डिजीज आ गया। अब देखो अफ्रीकन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन के लिए एक तो उनकी लैंड इंपॉर्टेंट है, दूसरा उनके लिए अपने कैटल इंपॉर्टेंट है ना जी, उनके लिए अपने कैटल इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये रिंडर पेस्ट हो गया, ये वो डिजीज है जो किसको होता है, कैटल को होता है। अब जब कैटल सारे मर जाएंगे तो क्या बहुत सारे लोगों के पास कोई काम होगा करने को? सोच के देखो, उनका तो काम ही है कैटल्स को पालना और लैंड पे काम करना, है ना। तो बहुत सारे लोग विले हो जाएंगे, और जब बहुत सारे लोग विले हो जाएंगे, उनके एनिमल्स मर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उन बेचारों को मजबूर होके इनकी माइंस में, इनकी फैक्ट्रीज में, इनकी प्लांटेशंस में यूरोपियंस की काम करना पड़ जाएगा। समझ रहे हो, इतना बुरा हाल हुआ, बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे, और इसमें बेनिफिट किसका हुआ, प्लांटर्स का, माइन ओनर्स का, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स का, इनका नुकसान होगा। देखो क्या होता है, रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1800s। 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो आप। इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। अब इटली के कुछ सोल्जर्स होंगे, उनको खिलाने के लिए, मीट खाने के लिए उनको एनिमल्स लेके आए थे। कैटल कहां से लेके आए थे, एशिया से लेके आए होंगे, उनके साथ कोई बीमारी भी आ गई। अब एशिया के एनिमल्स की कोई बीमारी थी, अफ्रीका में जब वो कैटल्स पहुंचे तो अफ्रीका के एनिमल्स को, कैटल्स को ये बीमारी होनी शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, धीरे 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 करते ये सारी, देखो फॉरेस्ट फायर की तरह ये फैली, और अफ्रीका में सारी की सारी जगह पे ये बीमारी फैल गई। और क्या हुआ, 90% कैटल अफ्रीका के सारे मर गए। अब जब 90% लोगों के कैटल मर जाएंगे, अब बेचारों को मजबूर होकर काम करना पड़ेगा, है ना। अब वो काम करेंगे प्लांटेशंस में, माइंस में, और इसमें बेनिफिट किसका हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट का। और जो भी बाकी भी थोड़े बहुत एनिमल्स बचे थे, उन सबको मोनोपोलाइज कर लिया, उन सबको कैप्चर कर लिया इन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अफ्रीका के जो लोग हैं बेचारे, अब उनकी जो लाइवलीहुड है, उनका काम करने का जो तरीका था, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। और अब बेचारों को ब्रिटिशर्स के, यूरोपियंस के हिसाब से चलने पे वो बेचारे मजबूर हो जाएंगे। अब वो सारे के सारे लेबर्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी हम कंटिन्यू करते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।